कमाई एक है लेकिन सपने कई हैं। बचत और खर्च में अक्सर लोग निवेश की सीढ़ी को मिस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हमें बचपन से सिखाया गया है कि 2 रोटी, 1 छत और तन को ढकने लायक कमाई काफी है। लेकिन अगर हमारे पास सही निवेश के जरिए और पैसे कमाने की क्षमता है तो क्यों नहीं। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो जान लीजिए, इस शो के जरिए हमारी कोशिश है आपको सैलरी की कमाई से आगे बढ़ाने की। और ये सब कैसे होगा? ये सब तब होगा जब आप रोजाना ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर रात को 8 बजे देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। क्यों जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस के साथ क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेना, बताएंगे आपको आज हमारी इस पेशकश में। क्रेडिट कार्ड से बड़ी खरीदारी लेकिन बकाया चुकाने में भूल हुई तो भारी पड़ेगा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। रिटायरमेंट के बाद नियमित आय बनाए रखने के लिए जरूरी है वक्त रहते बनाए सही रणनीति। और कैसे बना पाएंगे आप एक संतुलित पोर्टफोलियो? इस शो के जरिए हम आपको यही रणनीति सुझाते हैं। और इसके लिए आपको अगर अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल देने हैं। 9619873567। इस नंबर पर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। और भारत में मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता इतनी कम है कि अभी भी 70 से 75% लोग ही हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस के को अपनी जेब से पूरा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मेडिकल खर्चे हैं उससे पूरा करने की जो लोगों का जो आंकड़ा है वो लगभग 70 से 75% का है। यानी अभी भी लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं है। लेकिन क्या आज की तारीख में सिर्फ बेसिक मेडिकल पॉलिसी होना ही काफी है, या आपके पास होनी चाहिए क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी भी? आज इसी से हम शो की शुरुआत करेंगे। और हमारे साथ इस पर विस्तार से बात करने के लिए policybazaar.com के हेल्थ इंश्योरेंस हेड अमित छाबड़ा भी जुड़ गए हैं। अमित, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में, जहां पर आज हमारा फोकस होने वाला है क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज पर। बहुत बेसिक चीज से मैं शुरुआत करना चाहती हूं। आपके पास अगर एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है तो कितना अलग होगा वो प्लान एक क्रिटिकल इलनेस राइडर और पॉलिसी से? देखिए, अभी किसी को मेडिकल इलनेस होता है उस टाइम पे आपको 2 तरह का खर्चा एक तरह से देखना पड़ता है। पहला है आपकी हेल्थ की ट्रीटमेंट का खर्चा, जिसको कि इंडेमनिटी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर किसी को कैंसर हो गया, कोई स्ट्रोक आता है, पैरालिसिस होता है, तो उसका जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा है, एक तरह से एक झटका होता है किसी के लिए भी, कि उसके आपके मेडिकल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट पे उसके बाद जो भी प्रोसेस हुआ, दवाइयों का खर्चा, एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट होता है जो आपका लॉस ऑफ इनकम जिसे हम बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको किसी को कैंसर हो जाता है और वो 6 महीने के लिए काम नहीं कर पाते हैं, वो ऑफिस नहीं जा पाते हैं, अपने बिजनेस में है, जॉब में है, जैसे भी। तो ऐसे में उनका लॉस ऑफ इनकम जो होता है उस टाइम पे, क्योंकि वो काम नहीं कर पाए इसलिए बिजनेस में लॉस हुआ या सैलरी नहीं मिली, ये दूसरा एक लॉस होता है। इसको लॉस ऑफ इनकम बोलते हैं। अब जो इंडेमनिटी खर्चा है, जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है, वो जनरली आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से पूरा होता है। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, आपने जो मेंशन किया कि अगर किसी के पास एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मान लीजिए किसी के पास 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो ऐसी किसी बड़ी बीमारी में आमतौर पे कम पड़ जाती है। तो इसलिए पहली चीज ये जरूरी है कि आप क्रिटिकल इलनेस की कवरेज के तौर पे अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड बढ़ाइए। उसको आप एटलीस्ट 10, 20, 25 लाख, 50 लाख तक लेके जाइए, ताकि अगर क्रिटिकल इलनेस होती है तो जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दे सके। ये तो हो गया क्रिटिकल इलनेस का हॉस्पिटलाइजेशन का पार्ट। अब जब हम दूसरे पे आते हैं, वो है लॉस ऑफ इनकम। उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी आती हैं जो कि आपको एक लमसम अमाउंट देती है
अगर आपको कोई अलग क्रिटिकल अलग फीचर बेस्ड पॉलिसीज होती होंगी ना क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज के दायरे में, जहां पे आपको अलग अलग तरह के फीचर्स मिलते होंगे जिसके लिए आपको शायद प्रीमियम भी देना पड़ता होगा। लेकिन एक बेसिक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में केवल हॉस्पिटलाइजेशन कवर ही होता है, और अगर ये कवर होता है तो ये किस तरह से आपको पे आउट मिलता है, कारणों में मिलता है? मान लीजिए अगर हम कैंसर की बात यहाँ पर कर रहे हैं जो शायद अगर आपकी पॉलिसी में कवर है, अच्छा इससे ये भी सवाल उठता है कि कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी गंभीर बीमारियां में सबसे पहले तो ये बताएं कवर्ड होती हैं। बिल्कुल, देखिए अगेन मैं दोबारा वही बोलना चाहूँगा, जो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें सारी बीमारियाँ कवर होती हैं। चाहे वो कोविड है, चाहे कैंसर है, चाहे ब्रेन स्ट्रोक है, चाहे पैरालिसिस है, कुछ भी है वो कवर होता है। तो हॉस्पिटलाइज़ेशन के तौर पे आपको ये देखना चाहिए कि मैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू हॉस्पिटलाइज़ेशन का खर्चा निकालूँ। दूसरी जो बात आती है लॉस ऑफ इनकम की, उसमें स्पेसिफिक पॉलिसीज़ आती हैं, जैसे कि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी आती हैं जिसमें कि 64 क्रिटिकल इलनेसेस तक कवर होती हैं। तो उसमें आप कोई भी बड़ी बीमारी लेंगे, मान लीजिए कैंसर हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, लीवर की प्रॉब्लम हो गई, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वो सब कवर होता है उसमें। तो ये एक तरह की क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी होती है जिसमें कि बहुत सारी बीमारियाँ कवर होती हैं। इसके अलावा कुछ पॉलिसीज़ ऐसी भी आती हैं जो बहुत स्पेसिफिक होती हैं। जैसे कि आप चाहें तो आप एक ऐसी पॉलिसी भी ले सकते हैं जो सिर्फ़ कैंसर के लिए कवर करे आपको, या सिर्फ़ हार्ट के लिए कवर करे आपको। तो अगर आपको लगता है कि मान लीजिए आपके परिवार में कैंसर पहले हो चुका है, तो आप ज़्यादा ससेप्टेबल हैं कैंसर के लिए, तो आप एक वैसी पॉलिसी भी ले सकते हैं। इसमें जो आपको पे आउट मिलता है वो लंप सम पे आउट मिलता है डायग्नोसिस पे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी को कैंसर डायग्नोस अगर होता है, तो और उनका सम इंश्योर्ड मान लीजिए 10 लाख रुपए है या 20 लाख रुपए है, तो उनको वो 20 लाख रुपए अपफ्रंट मिल जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन में कितना खर्चा हुआ। कैसे पता चले कि इलाज में इतना ही खर्च होगा? और एक और चीज आपने जो बहुत सही बताई बुनियादी तौर पे, अगर आप इसको विस्तार से समझा पाए, कि अगर आपको पता है कि आपकी हेल्थ हिस्ट्री या आपकी फैमिली हेल्थ हिस्ट्री में कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हुई हैं, उसको लेकर आप पहले से अपने आप को कवर कर लें, तो ये किया जा सकता है अमूमन। क्या ये सही तरीका होगा? बिल्कुल, देखिए अगर लेट्स से आपके परिवार में हार्ट, कैंसर ऐसी बीमारियाँ पहले हो चुकी हैं, जनरली हेरिडिटरी तरीके से वो आप उसको ससेप्टेबल हो जाते हैं। तो ऐसे में कवरेज लेना बहुत ज़रूरी है, ये तो आई थिंक एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। अब सवाल आता है कवरेज कैसे लें? तो अगेन मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, इस कवरेज को हमें 2 पार्ट में तोड़ना चाहिए। पहला पार्ट है हॉस्पिटलाइज़ेशन का खर्चा, जिसका आंसर है एक अच्छा सम इंश्योर्ड आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको हर चीज़ के अगेंस्ट कवर करती है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो आपका एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे वो कोरोना वायरस हो जाता है, आपको जो भी होता है, अगर हॉस्पिटलाइज़ेशन होगा, तो आपकी हॉस्पिटलाइज़ेशन का सारा खर्चा ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उठाएगी। ये एक पार्ट है और इसको अलग रख देना चाहिए ये कवरेज देने के बाद। दूसरा पार्ट है जहाँ पे आप एक लंप सम बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आपको कोई बीमारी डायग्नोस होती है तो। जैसे कि कैंसर हो गया, जैसे कि हार्ट अटैक आ गया या लीवर की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो। तो इसमें आपको ये चूज़ करना होता है पहली चीज़, कि क्या आप एक ऐसी पॉलिसी लेना चाहते हैं जो बहुत सारी क्रिटिकल इलनेसेस कवर करती है। मान लीजिए 64 क्रिटिकल इलनेसेस के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। वो थोड़ा महँगा होगा लेकिन आपको वाइडर प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप स्पेसिफिक इलनेसेस के अगेंस्ट भी कवर ले सकते हैं। मान लीजिए आप कवर ले सकते हैं सिर्फ़ कैंसर के लिए, सिर्फ़ हार्ट के लिए एंड सो ऑन एंड सो, तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। इसमें उसका प्राइस कम होता है, लेकिन फिर वो सिर्फ़ कैंसर और हार्ट को आपको कवर देती है। तो ये एक चीज़ और है जो कस्टमर को सोचनी चाहिए, जब वो अपने लिए अपनी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ले रहे हैं तो। जनरली अगर ये एडवाइस 64 बीमारियां कवर करने वाली पॉलिसीज की मैं बात करूं, क्या इनमें कोई वेटिंग पीरियड भी होता है, या ये तुरंत लेकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कुछ डायग्नोस हो जाता है तो? देखिए हर पॉलिसी में अलग-अलग होता है, कुछ में 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, कुछ में 1 साल का वेटिंग पीरियड भी होता है। तो पॉलिसी बाय पॉलिसी थोड़ा डिफर करता है, लेकिन मैक्सिमम 1 साल के बाद तो आपको कवरेज मिल ही जाती है। तो मान लीजिए आप क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेते हैं, तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊँगा, जो एक एक टिपिकल कैंसर केयर पॉलिसी जो होती है, वो ये बोलती है कि आपको 60 साल तक अगर कैंसर होगा, मान लीजिए आज आप 30 साल के हैं, तो अगले अगले 30 साल में आपको कभी भी कैंसर होगा, तो आपको 50 लाख रुपए लमसम अमाउंट मिल जाएगा। इसमें टिपिकली 1 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद कोई वेट पीरियड नहीं होता है। तो इसके बाद जैसे ही कैंसर डायग्नोसिस होता है, एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाता है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है समझना, और ये बहुत वेरी करता है पॉलिसी बाय पॉलिसी, इज़ कि इसमें स्टेज के बेसिस पे भी पे आउट होता है। कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो ये कहती हैं कि मान लीजिए आपका कैंसर स्टेज 1 है, तो मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर आपको स्टेज 3 कैंसर है, तो आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये और एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है समझना, जब आप अपनी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ले रहे होते हैं तो।
लेकिन अगेन मैं दोबारा ये बोलना चाहूँगा, इसमें आपको एक लमसम फिक्स्ड पे आउट मिल जाता है, जो आपका हॉस्पिटलाइज़ेशन का खर्चा है, वो आपको निकालना चाहिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से। ये आपका लॉस ऑफ इनकम का कवर है। इसका मतलब ये है कि सिंस आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी इनकम लूज़ हो रही है, तो उसको कवर करने के लिए ये क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी होती है। जो मुझे ज़हन में आई है, क्या क्रिटिकल इलनेस के राइडर्स भी अवेलेबल होते हैं जो आप अपने बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पे ले सकते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, उस टाइम पे आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप कुछ राइडर लेके या कुछ ऐड ऑन लेके अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में ही ये लॉस ऑफ इनकम का ऑप्शन भी ले सकते हैं। वो ऑप्शन डेफिनिटली होता है। इनफैक्ट वो बेटर है मैं बोलूँगा, बिकॉज़ आपको अगर कभी कोई ऐसी बीमारी होती है तो आपको एक ही कंपनी से डील करना है, आपका क्लेम और आसान हो जाता है और सिंपल हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सारी तफ्तीश कर रहे होते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में ही एक राइडर लेके क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी भी ले लें। लेकिन अमित, राइडर कब लें और पॉलिसी कब लें, इसका निर्णय हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब आप एक अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मान लीजिए खरीद रहे हैं, पहली बार खरीद रहे हैं या फिर आप अपनी पॉलिसी रिन्यू करवा रहे हैं, किसी भी टाइम पे आप अपना राइडर साथ में ऐड करवा सकते हैं। एक नॉमिनल प्रीमियम होता है और आपका वो राइडर अटैच हो जाता है। वो आप फ्रेश पॉलिसी के टाइम पे भी ले सकते हैं, आप रिन्यू कराते हुए भी ले सकते हैं। अब इसमें तो एक ये तो हो गया राइडर की बात। लेकिन एक और जो इसमें सवाल उठता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कब लेनी चाहिए? ये हमने देखा है कि मामूली तौर पे बहुत लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का डिसीजन डिले करते रहते हैं। बहुत बारी हमें लगता है कि अभी तो मैं यंग हूँ, हेल्दी हूँ, मेरे को क्या होने वाला है, अभी खर्चा होगा, मैं आगे जाके ले लूँगा। मान लीजिए मैं जब रिटायर हो जाऊँगा या जब मैं 50 साल का हो जाऊँगा या मैं शादी हो जाएगी तब ले लूँगा। बहुत लोग डिले करते जाते हैं प्रोसेस। वो मेरे को लगता है एक थोड़ी गलत सोच है, क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आ सकती है। वो कि आजकल हमने इनफैक्ट देखा है बहुत यंग लोग में हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कैंसर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोविड ने सबको इन्फेक्ट किया है, किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ऐसे में वेट करना कि मैं आगे चल के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लूँगा, उसकी 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आपको अभी कुछ हो जाता है, आपको कवरेज नहीं मिलती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, तो उसके बाद आगे चल के आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलनी मुश्किल भी हो जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल ही ना पाए, बिकॉज़ आपको ऑलरेडी कोई गंभीर बीमारी हो चुकी है। तो इसलिए एडवाइजेबल यही होता है कि जब भी आप लाइफ में अपना पहला माइलस्टोन हिट करते हैं, आपने मान लीजिए काम करना शुरू कर दिया, या आप सैलरीड हो गए हैं, इनकम आ रही है या आपने अपना बिज़नेस शुरू किया है, पहली इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, सो दैट कल को अगर कोई भी दिक्कत हो, हेल्थ की कोई दिक्कत हो, एट लीस्ट आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं। एक चीज़ जो मुझे समझनी है और जो अमूमन हम लोगों को बोलता हुआ भी सुनते हैं कि अगर गंभीर बीमारियों की पॉलिसी की बात करें या राइडर की बात करें, क्रिटिकल इलनेस की, तो वो ज़्यादा सस्ता होता है। इसीलिए किफ़ायती के चक्कर में आके लोग राइडर लेना पसंद करते हैं, ना कि पॉलिसी। क्या पॉलिसी लेना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि आपको एकदम पूरी कवरेज मिल जाएगी? देखिए, आप राइडर लें या फिर क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी अलग से लें, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फीचर बाय फीचर कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ कुछ पॉलिसीज़ ऐसा भी बोलती हैं कि मान लीजिए अगर आपका स्टेज 1 कैंसर है, तो उसपे कोई पे आउट नहीं है, लेकिन स्टेज 2 ऑनवर्ड्स आपको पे आउट मिलता है। तो अगर आप फीचर बाय फीचर कंपेयर करें, तो आप राइडर लें या फिर आप सेपरेट पॉलिसी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कंपैरिज़न करना ज़रूरी है। टिपिकली राइडर सस्ता होता है, क्योंकि आपकी एक्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही होती है उसी कंपनी के साथ। मान लीजिए आपकी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलरेडी चल रही है और आप उसी कंपनी से राइडर लेते हैं, तो वो टिपिकली थोड़ा सस्ता होता है, बिकॉज़ आप उस कंपनी के एक्जिस्टिंग कस्टमर हैं एक तरह से। तो वो उसका बेनिफिट आपको थोड़ा-सा मिल जाता है। बट अदरवाइज़ अगर फीचर सेम है, तो आप राइडर भी ले सकते हैं, आप अलग से पॉलिसी भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कवरेज में बेनिफिट्स में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे फीचर्स के लिहाज से समझनी है, बीच में आपने कहा कि अगर इनकम लॉस के भी चांसेस हैं तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं। ओवरऑल क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेने के बाद अगर आपको किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस होता है या आपके परिवार को किसी भी तरह की आर्थिक दिक्कत से गुजरना पड़ता है, इसका प्रबंध इस पॉलिसी में होता है, और अगर होता है तो किस तरह, किस फीचर्स के तहत होता है? देखिए, लॉस ऑफ इनकम कवर होता है अगर वो हो रहा है बिकॉज़ ऑफ अ क्रिटिकल इलनेस। मतलब मान लीजिए कि किसी को कैंसर हो गया या हार्ट अटैक आ गया और उसकी वजह से वो अगले 3 महीने काम नहीं कर पा रहे हैं। काम नहीं कर पा रहे तो लॉस है, बिज़नेस में है तो भी लॉस है, अगर सैलरीड है तो भी इनकम का लॉस है।
तो वो लॉस कवर होता है क्योंकि आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाता है। एज़ सच अगर बीमारी नहीं है, उसके अलावा लॉस ऑफ इनकम है तो कोई कवरेज नहीं है। लेकिन अगर बीमारी हुई और उसकी वजह से आपका लॉस ऑफ इनकम हो रहा है, तो वो कवर्ड है क्योंकि आपको तो पैसा डिटेक्शन पे ही मिल जाता है। तो मान लीजिए किसी को कैंसर हुआ, तो कैंसर डिटेक्शन पे ही पैसा मिल जाता है। अब उसके बाद लॉस ऑफ इनकम हुआ, नहीं हुआ, हॉस्पिटलाइज़ेशन में कितना खर्चा हुआ, वो सब अलग है, लेकिन आपको डिटेक्शन पे ही पैसा मिल जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर और कोई बुनियादी बातें जो आपको क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेने से पहले कंसिडर करनी चाहिए, जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को, अमित? जी, बिल्कुल, आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल इसमें ये आता है कि आप अपना सम एश्योर्ड कितना लें क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी का। उसका एक सिंपल मापदंड जो है, जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि मान लीजिए आपको अगले 1 साल तक आपकी इनकम नहीं आती है बिकॉज़ ऑफ अ क्रिटिकल इलनेस या कोई भी और रीज़न होता है। तो ऐसे में कितना पैसा आपको चाहिए होगा ताकि आपकी और आपकी फैमिली के लाइफ़स्टाइल में प्रॉब्लम ना आए, बच्चों की स्कूल की फीस पे हो जाए, आपकी गाड़ी की ईएमआई पे हो जाए, आपकी घर की ईएमआई पे हो जाए, ये आपको सोचना चाहिए और उतना आपको सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। अब ये नंबर सबके लिए अलग-अलग होगा। किसी के लिए हो सकता है 10 लाख बहुत हो, किसी के लिए हो सकता है 50 लाख भी कम हो। तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लिए डिसाइड करें कि आपका क्या राइट सम इंश्योर्ड है, जो कि आपके काम आएगा अगर क्रिटिकल इलनेस होती है और आप उसकी वजह से 1 साल तक काम नहीं कर पाते हैं, तो आपकी इनकम नहीं आती है तो। तो ये चूज़ करना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत लोग बहुत बारी गलती भी कर जाते हैं। तो ये अपने सबको अपना डिसीज़न लेना होता है कि मेरे परिवार के लिए या मेरे लिए क्या सही नंबर है? क्या वो नंबर 50 लाख है? क्या वो नंबर 5 लाख है या 10 लाख है? ये मैं बोलूँगा कि बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ अगेन मैं तो बोलूँगा क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी से पहले बहुत इम्पोर्टेंट है अपना एक जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, उसका सम इंश्योर्ड भी देखें कि क्या वो सफिशिएंट है। आजकल हॉस्पिटलाइज़ेशन बहुत महँगा हो चुका है। ऐसे में कहीं ऐसे ना हो कि आपने 5 लाख रुपए का कवर लिया हुआ है और आपको मान लीजिए कैंसर हो गया, तो आपका 20 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है उसमें। वो खर्चा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली अच्छा नहीं है। तो ऐसे में अपना सम इंश्योर्ड बढ़ाइए ताकि पहले तो आपका हॉस्पिटलाइज़ेशन का खर्चा निकल सके और फिर दूसरी चीज़ अगर आपकी अगले 1 साल तक इनकम नहीं आती है, तो आपको कितना पैसा चाहिए वो आप अपनी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में देख सकते हैं। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार पूर्वक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज को लेकर तमाम बारीकियां दर्शकों को समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन